हेलो बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। उसका पिछली कक्षा में थोड़ा सा हिस्सा आपने पढ़ लिया था। अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम संक्षेप में पूर्व पठित अंश का सारांश बताती हूँ कि लाला झाऊलाल मुंडेर पे खड़े होकर पानी पी रहे थे कि अचानक उनके हाथ से लोटा छूटा और वह सीधे नीचे आ गिरा और उससे जो है वह लोटा एक अंग्रेज़ के ऊपर गिरा, जिससे कि वह पूरा सिर से पांव तक नहा लिया था और पैर में उसके उस लोटे से चोट लग गई। अब उस अंग्रेज़ गुस्से में झाऊलाल के घर के अंदर घुस आया और वह उसे बुरा भला कहने लगा, गालियाँ देने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ जो है उनके आंगन में घुस आई थी। इसी समय बिलवासी जी का प्रवेश होता है और बिलवासी जी उससे कहते हैं कि आप के पैर में चोट लग गई है। उसे एक कुर्सी देते हैं और कहते हैं आपके पैर में चोट लग गई है, आप पहले इस पे बैठ जाइए। और वहाँ इकट्ठी जितनी भीड़ थी उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया। इस पर वह अंग्रेज़ उनको अपना हितैषी समझकर धन्यवाद ज्ञापित करके बैठ जाता है और उसके पश्चात वह बिलवासी जी से पूछता है कि क्या आप इस शख्स मतलब व्यक्ति आपको हमने बताया था पिछली कक्षा में कि आप इस शख्स को जानते हैं। उन्होंने उसे जानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके इस प्रकार बोले एक के पीछे एक योजना थी। वे चाहते थे कि सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, यानी कि उनका काम भी बन जाए और झाऊलाल के ऊपर किसी तरह की मुसीबत ना आ जाए। इसीलिए उन्हें उसे पहचानने से इनकार कर दिया और फिर उसे पुलिस के थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। अब जैसे ही अंग्रेज जाने के लिए तैयार हुआ कि बिलवासी जी ने अपने योजनाबद्ध ढंग से उससे कहा कि पहले जाने के पहले यदि आप आदेश दे तो मैं इससे ये लोटा खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये एक कीमती अकबरी लोटा है जो कि अकबर के समय में था और पता नहीं कैसे इसके पास आ गया। अगर संग्रहालय वाले, म्यूज़ियम वाले इस लोटा का पता पाएँ तो वे अच्छा दाम लेकर, अच्छी कीमत लेकर इसको खरीदेंगे। इतना सुनना ही था कि अंग्रेज़ की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में लोभ दिखने लगा। लोभ के मारे उसकी आंखें चमक उठी। जैसा कि लेखक ने लिखा है कि उसकी आंखें कौड़ी के आकार से पकौड़ी के आकार की हो गई। तो बिलवासी जी ने उससे पूछा कि बिलवासी जी से उसने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी बिलवासी जी ने उनसे कहा कि उन्हें पुरानी चीज़ को रखने का, संग्रह करने का, संग्रह माने इकट्ठा, संग्रह यानी कि संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना, तो संग्रह करने का उन्हें शौक़ है। उन्होंने इस बात पर अंग्रेज़ ने कहा कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। इस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं वहाँ कह रहे हैं कि जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अंग्रेज़ जो है उसे खरीदने के लालच के मारे ये बताने लगा कि जिस समय मेरे ऊपर ये लोटा गिरा था उस समय मैं इसी पुरानी चीज़ों को ही खरीदने का कार्य कर रहा था, क्योंकि उसे भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ है। अब यहाँ पे एक शब्द है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द में एक शब्द है, एक प्रत्यय, इतिहास शब्द है और एक प्रत्यय है। तो वही कह रहे हैं कि जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था, यानी कि पुरानी चीज़ों के संग्रह के शौक़ को
मिटाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ खरीदने आया था। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। अब इस बात को बताते हुए उसने शर्त रखी कि क्योंकि लोटा उस पे गिरा था इसीलिए सर्वप्रथम लोटे को खरीदने का हकदार वही है, और इसीलिए वह कहता है कि कुछ भी हो लोटा पहले वही खरीदेगा। अब वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। अब हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी में आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पे गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब आप यहाँ देखिए, अंग्रेज़ के मन में उस लोटे के प्रति ऐसा आकर्षण जग गया, वह उसे हर कीमत पर खरीदना ही चाहता था। इसीलिए उसने अपने बात को प्रमाणित करते हुए बिलवासी जी से 2-4 प्रश्न पूछे और सारे प्रश्न का उत्तर अंग्रेज़ के पक्ष में ही निकला। उसने कहा कि यह लोटा वही खरीदेगा क्योंकि उसे वही इसको खरीदने का हकदार है। इस पर बिलवासी जी ने कहा कि इसमें उसका हक कैसे हुआ? तो उसने कहा कि इसमें ज़रूर मेरा हक है, क्योंकि जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा तो इस लोटे ने मुझे स्नान कराया, यानी कि इस लोटे के पानी से वह ही भीगा। अब वो पूछते हैं कि बोलते हैं कि यदि आपके मेरे ऊपर लोटा गिरा और मैं भीग गया तो इसमें आपका हक कैसे हुआ? अब दूसरा प्रश्न उसने कहा कि ये लोटा गिरा तो ये मेरे पैर पे गिरा या आपके? बिलवासी जी ने कहा आपके। तो इस दूसरे प्रमाण में भी ये साबित हुआ कि लोटे को खरीदने का हकदार अंग्रेज़ ही है। तीसरा प्रश्न उसने अपने हक में पूछा कि अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। अब तीसरे प्रश्न में उसने पूछा कि ये लोटा जब जब नीचे गिरा तो इससे मेरे पैर में चोट लगी या आपके? भुरता करना माने चूर कर देना। तो कह रहे कि जब ये लोटा पैर पे गिरा तो इससे मेरा पैर भुरता हुआ या आपका? यानी कि उसका कहने का तात्पर्य यह था कि इस लोटे ने आपके पैर को चोटिल किया या मेरे? इस प्रश्न के जवाब में भी बिलवासी जी ने जो उत्तर दिया वह अंग्रेज के पक्ष में ही निकला, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अब तीनों प्रश्नों के उत्तर के जवाब में इसमें अंग्रेज का पक्ष ही प्रबल पड़ता है, इसीलिए तीनों प्रश्न के जवाब के अनुसार अंग्रेज ही उस लोटे को खरीदने का हकदार निकला। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अब आप देखिए बिलवासी जी की जो चतुराई है, यहाँ पे रंग लाई और उनसे अंग्रेज़ ने कहा कि इसको खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी जी ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, बकवास का अर्थ है फालतू बातें, कि ये जो प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब आपने मुझसे मांगा ये सब बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि दाम लगाइए, मतलब इस दाम लगाइए यानी कि कीमत बताइए। आप इस लोटे की कीमत बताइए, जो अधिक हम दोनों में से देगा वही इस लोटे को खरीदने का हकदार होगा। अब इस शर्त पर अंग्रेज़ जो है राज़ी हो जाता है और वह कहता है कि आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, तो चलिए मैं इसका दाम बढ़ाकर 100 रुपया रखता हूँ और मैं 100 रुपये दूँगा।
बिलवासी जी ने थोड़ा एक कदम आगे चलकर कहा कि इस लोटे का मैं 150 दूंगा। 150 यानी 150 रुपये। अंग्रेज़ थोड़ा और आगे बढ़ा। अंग्रेज़ ने कहा आप 150 दीजिए, मैं इसका 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए। अब आप देखिए बिलवासी जी ने कैसे अपनी चालाकी से पैसे निकलवाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा 250 रुपये झावलाल के पास आगे रखते हुए फेंकते हुए ये कहा कि इस लोटे के मैं 250 रुपये देता हूँ। 250 यानी 250 रुपये। साहब को भी ताव आ गया। साहब को भी ताव आ गया मतलब साहब भी सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। हाँ, उसके अंदर भी एक ये भावना आ गई कि मैं क्यों पीछे रहूं। और उसने कहा आप 250 दे रहे हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब धीरे धीरे उस लोटे की कीमत बढ़ती रही। पहले 50, फिर 100, 100 से फिर 250, 250 से सीधा 500। अब साहब को ऐसा लगा कि वह पीछे नहीं रहेगा और वो चाहे जितनी भी कीमत लगे उस लोटे को खरीदेगा ही। और इसलिए उसने 250 के 500 रुपये देना स्वीकार कर लिया। और अब वह फिर बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अब बिलवासी जी जो है अफसोस जताने लगे कि उनके पास इतने रुपए नहीं हैं और इसीलिए वे इस लोटे को नहीं खरीद सकते। और उन्होंने कहा कि अब लोटा आपका हुआ क्योंकि आपके पास 500 है, मेरे पास 500 रुपये नहीं है, मेरे पास मात्र 250 रुपये हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। अब ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रसन्नता की कूंची फिर गई, यानी कि उनका चेहरा जो है प्रसन्नता से भर गया। उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। कूंची फिर गई, यहाँ पे जो ये शब्द है कूंची फिर गई प्रसन्नता की, मतलब कि उनके चेहरे पे प्रसन्नता की झलक दिखने लगी। वे इतने खुश हो गए कि उनका चेहरा एकदम प्रसन्न हुआ सा दिखने लगा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हूँ, अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ जो है उस लोटे को खरीदकर बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने झपट कर उस लोटे को उठा लिया। पैसे फेंकते ही उसने झपट कर लोटे को उठाया और हंसता हुआ उसने कहा मैं अब अपने देश वापस लौटूंगा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। उसने कहा उसके घर के पास मेजर डगलस है जो कि डींग हाँकते हैं। डींग हाँकना एक मुहावरा है। डींग हाँकना मतलब अपनी बड़प्पनी करना, अपनी बड़ाई करना, बड़ी बड़ी बातें बोलने को डींग हाँकना कहते हैं। तो मेजर डगलस के डींग सुनते सुनते मतलब लंबी चौड़ी बातें जो आगे बढ़ कर बोले उसको बोलते हैं डींग हाँकना। तो मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। यहाँ पे आप देखें कान पक गए भी एक मुहावरा है, मतलब वह थक गया है। उसकी लंबी चौड़ी बातें सुनकर, उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन कर के वह थक चुका है। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे।
अब आप देखिए वह जो है इस बात को सुन के बिलवासी जी उनसे पूछने लगते हैं कि मेजर डगलस है कौन। इस बात पर मेजर डगलस का परिचय देते हुए बिलवासी जी अंग्रेज़ बताता है कि मेजर डगलस उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसे पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, और पिछले साल जब वह भारत आया था, हिंदुस्तान आया था, तो वह जहांगीरी अंडा ले गया था और उसके बारे में वह लंबी लंबी बातें कर रहा था। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जाएंगे, अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर ने पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कहाँ कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। अब जैसे ही अंग्रेज़ ने उन्हें जहांगीरी अंडा के बारे में मेजर डगलस द्वारा हिंदुस्तान से ले जाए गए जहांगीरी अंडा के बारे में बताया, इस पर जिज्ञासा व्यक्त करते हुए बिलवासी जी ने पूछा जहांगीरी अंडा होता क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि जहांगीरी अंडा क्या है आपको पता नहीं है, आप जानते होंगे। उन्होंने बताया कि जहांगीरी अंडा के बारे का परिचय देते हुए अंग्रेज़ ने उनसे कहा, बिलवासी जी से कहा, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाने में कबूतर का हाथ था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, जब जहांगीर ने उनसे पूछा कि एक कबूतर उसने कैसे उड़ा दिया, तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे भी कबूतर को उड़ाया और उड़ाकर बताया कि इस प्रकार मैंने कबूतर उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। यहाँ पे दिलो जान से मतलब पूरी तरह, दिलो जान से एक शब्द है जिसका अर्थ है पूरी तरह। निछावर जो है वह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है न्यौछावर। न्यौछावर मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब उनकी नादानी देखी, जहांगीर ने नूरजहाँ की नादानी देखी, तो वह जो है पूरी तरह से अपने जान छिड़कने को तैयार हो गया, मतलब एकदम से फिदा हो गया, कहते हैं ना, अपने आप को उसने न्यौछावर कर दिया। यानी कि उसकी मासूमियत पे, उसके भोलेपन पे, उसकी जो है भोलेपन पे, उसकी मासूमियत, भोलापन यानी मासूमियत, नूरजहाँ के मासूमियत पे वह दिलो जान से फिदा हो गया, न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया था। अब इसी बात से आकर्षित होकर के, इसी बात पर आकृष्ट होकर के नूरजहाँ के ऊपर वह फिदा हो, मतलब नूरजहाँ से वह इतना आकर्षित हो गया था कि अपने मन को उसी के प्रति उसी को समर्पित कर दिया, मतलब पूरी तरह से वह वो नूरजहाँ के प्रेम में फंस गया, यानी कि नूरजहाँ से वह प्रेम करने लगा। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। अब चूँकि कबूतर के अंडे की बात हो रही थी और कबूतर के अंडे की बात करते हुए नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम हुआ था, इसीलिए जहांगीर ने अपने प्रेम को
जहांगीर ने कबूतर का एक एहसान माना, मतलब कि उनका उपकार माना। एहसान, एहसान माने उपकार मानना, एहसान यानी कि उपकार मानना। तो कबूतर के कारण ही उन्हें जहांगीर से प्रेम हुआ था, इसी कारण वे कबूतर का एहसान कभी नहीं भूले, कबूतर का एहसान मानने लगे। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख दिया। उसने इस अंडे को बहुत जतन से, जतन मतलब बहुत अच्छी तरह से, बहुत ठीक से उसको संजोकर रख दिया। जतन, यत्न, जतन शब्द जो है यत्न का तद्भव है, तो यत्न पूर्वक उन्होंने इस अंडे को रख दिया। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था, यानी कि हांडी माने एक मिट्टी का बर्तन, और बिल्लोर की हांडी में वह जो है उसको टांग कर रखा रहता था, मतलब कि बहुत यत्न पूर्वक उसको रखता था कि जिससे उस अंडे को कोई नुकसान न पहुँचे। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जहांगीर जो है उस अंडे को चूँकि बहुत मतलब यत्न पूर्वक बहुत ही हिफाजत से रखे रहता था, इसीलिए इस अंडे को जहांगीरी अंडा कहा जाने लगा, और यह अंडा जो है जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। पार साल यानी कि पिछले साल, पार साल यानी कि पिछले साल उन्होंने, पार साल का अर्थ है पिछले साल, पिछले साल उन्होंने इस अंडे को एक मुसलमान से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकता। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब आपस में चूँकि उनके होड़ चल रही थी मेजर डगलस से, तो वे मेजर डगलस को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि अब वो मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे जो है जहांगीरी अंडा जो ले गए थे वह उससे अकबरी लोटा जो है एक पुश्त माने एक पीढ़ी वह आगे, पुश्त बोलते हैं कि पीढ़ी को बोलते हैं, यानी कि पिता के पिता, उनके पिता, इसको एक पीढ़ी बोलते हैं। तो जहांगीर से बड़ा है यानी कि अकबर उसका पिता है, तो एक पीढ़ी, एक पुश्त वो बड़ा है, इसीलिए अब वो मेरे सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनसे भी उम्दा चीज़ अब मेरे पास है। ये भावना इसके पीछे, वे ये भावना दिखाते हैं कि अब मेजर डगलस जो है मेरे सामने आगे बढ़ के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे भी अच्छी चीज़, उनसे भी पुरानी चीज़ मेरे पास है, और मैं इसको अब उन्हें जाकर बताऊंगा कि आप मेरे सामने अब डींग नहीं हाँक सकते। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी जी ने इस बात को सुना और सुनने के बाद बोले कि जैसी कि कहानी आपने सुनाई कि जहांगीर का अंडा उन्होंने अपने साथ ले जा कर के रखा है, तो अगर आप अकबरी लोटा ले जा के रखेंगे तो इसका इन दोनों का रिश्ता बाप बेटे का हुआ, कि माने अकबरी लोटा जो है वो बाप हो गया और उनका अंडा जो है बेटा हो गया। तो आप तो निश्चित रूप से आप उससे ऊंचे दर्जे के खरीदार हुए, और आपने उनसे एक पीढ़ी ऊंची चीज़ ले ली है।
इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब ये जो है साहब अंग्रेज़ जो है 500 रुपये देता है और 500 रुपये दे करके झाऊलाल से वो अंडे खरीद लेता है। झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। इस घटना का झाऊलाल के चेहरे पे पूरा असर देखने को मिलता है, देखते बन रहा था। उनका पूरा प्रभाव उसके चेहरे पे पड़ा था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। यहाँ लेखक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। आप कल्पना करिए कि झाऊलाल का चेहरा और उसकी दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। व्यंग, आपको मैंने कहा कि उन्होंने व्यंग, हास्य व्यंग के रूप में उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दाढ़ी, एक तो झाऊलाल की दाढ़ी, ऊपर से दाढ़ी का एक एक बाल लहराना, प्रसन्नता से लहराना वो भी। तो वही करे कि उनका चेहरा जो है वह इतना खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि उनके चेहरे में जो दाढ़ी है उसका एक एक बाल जो है खुशी से लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर ले आए, पर आपके पास तो थे नहीं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से ले आए, पर आपके पास तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि बिलवासी जी आप मेरे लिए 250 रुपया लाने वाले थे, वो क्या आप ले आए, परंतु आपके पास तो रुपए नहीं थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब बिलवासी जी से कहते हैं रुपए के लिए, तो वो बोलते हैं कि मेरा हाथ इस समय खाली है, मैं कहीं से व्यवस्था करूंगा, इस समय मेरे पास 250 रुपये नहीं है। इधर लोटे के लिए उन्होंने 250 रुपया देना स्वीकार कर लिया था, जिसके बदले में अंग्रेज ने 500 रुपये देना चाहा। तो इसी बात पे झाऊलाल उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके पास तो 250 रुपये थे नहीं, फिर आप कहाँ से 250 रुपये ले आए, आपका हाथ तो बिल्कुल खाली था। इस बात पर लाला झाऊलाल सोचते हैं कि इसका भेद मेरे सिवा मेरा ईश्वर जानता है, यानी कि इस बात के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इनके पास ये रुपए कहाँ से आए। जो 250 रुपये वे अपने साथ ले आए थे, वे कहाँ से लाए, इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि आप उसी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ से ये रुपए लेके आया हूँ। 2 घंटे तक पर आप चले कहाँ? अभी मुझे अपने आपसे काम है। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। इतना कहकर जब बिलवासी जी जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप इस समय जाइए मत, क्योंकि मुझे आपके साथ 2 घंटे रहना है। उन्होंने पूछा, 2 घंटे किस काम के लिए आपके साथ रहना है? तब झाऊलाल ने बताया कि पहला 1 घंटा मैं आपकी पीठ ठोकूंगा और शाबाशी दूंगा, क्योंकि शाबाशी देने जैसी ही बात है कि कहाँ तो 250 रुपये नहीं थे और कहाँ बदले में 500 रुपये मिल गए, केवल बिलवासी जी की चालाकी के मारे। बिलवासी जी ने ऐसी कहानी सुनाई अंग्रेज़ को कि अंग्रेज़ का गुस्सा जो है वह काफूर हो गया। काफूर हो जाना माने उड़ जाना। अंग्रेज़ का गुस्सा उड़ गया, समाप्त हो गया। बदले में वह
500 रुपये दे गया और उस लोटे को खरीद लिया। यहाँ पे जरा सी चालाकी से बिगड़ी बात उन्होंने बना दी और इस प्रकार अपने मित्र की जो मित्र की सहायता की थी, इसी का एहसान जताते हुए बिलवासी जी झाऊलाल जी उनसे कहते हैं कि अभी 2 घंटे तक आपको मेरे साथ रहना है। पहला घंटा आपको पहले घंटे में मैं आपके पीठ ठोकूँगा और आपको शाबाशी दूंगा, और दूसरा घंटा इस काम के लिए लगेगा कि मैं आपको गले लगाऊंगा और गले लगा के आपको धन्यवाद दूंगा। इसमें मुझे 1 घंटा लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अब ये कहते हैं कि और क्या, अभी मैं आपकी पीठ, इतना कहने के बाद जो है बिलवासी जी ने इसके उत्तर में कहा कि पहले तो आप 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए मतलब संभाल लीजिए, सहेज लेना मतलब संभाल लेना। पहले आप गिनकर 500 रुपये संभाल के रख लीजिए और उसके बाद आपको जो करना होगा करिएगा। मतलब जितना आपको धन्यवाद देना है, पीठ ठोकना है, शाबाशी देना है, वो बाद में करिएगा। पहले आप रुपए को संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य लगता है। लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि हम सभी के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि अपना रुपया हो, यदि उस रुपए में अपना हक हो, तो उस रुपए को सहेज कर रखना बड़ा ही सुखदायक होता है। सुखद शब्द है यहाँ पे, जिसका अर्थ है सुख देने वाला। सुख देने वाला, सुख शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये जो है कह रहे रुपया अगर अपना हो तो उसको रखना, संजो के रखना, उसको सहेज के रखना बड़ा ही सुख देने वाला होता है, सुखदायक होता है। और मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मय होना मतलब एकदम उसी के पीछे लीन हो जाना, ध्यान मग्न होना। तन्मय होना मतलब ध्यान मग्न होना। तो यदि रुपया अपना हो, उससे लगाव होता है, तो व्यक्ति उसी को संजो के रखने में तन्मय हो जाता है, यानी कि ध्यान मग्न हो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। अब लाला झाऊलाल जो है रुपए पूरा संजोते हैं, रुपए को इकट्ठा करते हैं, गिनते हैं। गिन इनके जब ऊपर देखते हैं तो बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। मतलब उतने देर में बिलवासी जी वहाँ से गायब हो गए थे। अंतर्धान होना देवताओं के लिए कहा जाता है, अक्सर करके देवता दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस समय बिलवासी जी ने एक देवता के रूप में कार्य किया था, जिससे कि झाऊलाल की समस्या थी उसका भी समाधान हो गया, और साथ में उनको अतिरिक्त 250 रुपये मिल गए थे। तो इस समय एक तरह से बिलवासी जी उनके लिए देवता ही रहे, और कहा कि जब तक वे रुपए को सहेज रहे थे, इकट्ठा गिन रहे थे, तब तक जैसे ही वो गिनने के बाद खाली होते हैं, सिर उठाते हैं, उतने देर में वे जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। बिलवासी जी वहाँ से कहीं अंतर्धान हो जाते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। अब लेखक बिलवासी जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस रात्रि की ये घटना है
मतलब कि इनको पैसा दिलाने के बाद जब वो जाते हैं अपने घर, उस रात बिलवासी जी को नींद नहीं आई, क्योंकि बिलवासी जी का मन बड़ा ही चंचल था। उनका वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। बहुत देर तक वो चारपाई पे चादर लपेट के पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, और कहते हैं कि वह 1 बजे रात को वो धीरे से उठे बहुत धीरे से उन्होंने अपनी पत्नी के गले से सोने की जो चेन थी, सिकड़ी गले के चेन को कहते हैं, गले में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से चेन निकाला और उसमें एक चाबी बंधी हुई थी। उस चाबी को उन्होंने उस चेन में से निकाला। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक को खोला। मतलब उसके बाद वो चाबी निकालते हैं। चाबी निकाल करके उनके गले से सोने की चेन निकालते हैं। सोने की चेन निकालने के बाद उसमें से चाबी निकालते हैं, और चाबी निकालने के बाद उनकी जो है संदूक खोलते हैं। अब इसका आगे का अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे।